बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और गोपी। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि पूरे गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। उनमें से गोपी गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, जबकि राजू अपनी आजीविका कमाने के लिए अक्सर गांव से बाहर दूसरे नगर में जाया करता था। सभी गांव वालों को यही मालूम था कि राजू एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में बेचता है, जिसके लिए उसे कई बार कई दिनों तक गांव से बाहर रहना पड़ता है। परंतु असल बात कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके दोस्त गोपी के। और सच ये था कि राजू एक चोर था। वे आज तक कभी अपने गांव में उसने चोरी नहीं की थी, बल्कि वे दूसरे नगरों में जाकर चोरी करता था। इसलिए वे कई दिनों तक अपने गांव वापस नहीं लौटता था। परंतु राजू की इस सच्चाई से सभी गांव वाले अनजान थे। राजू का दोस्त गोपी, जो कि सब कुछ जानता था, उसने कई बार अपने दोस्त राजू को चोरी छोड़ देने के लिए कहा, परंतु राजू ने कभी उसकी बात नहीं मानी। बल्कि वह तो कहता था कि गोपी, तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। गोपी को राजू की चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु अपने बचपन की दोस्ती के कारण उसने कभी भी किसी को ये बात नहीं बताई। इस प्रकार राजू और गोपी अपनी दोस्ती को अच्छे से निभा रहे थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि गांव के बाहर एक साधु महाराज ने अपना डेरा जमाया है। गांव के सभी लोग उन साधु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। साधु बाबा गांव के लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह देते और उनके वचनों का गांव वालों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा था। इस तरह गोपी और राजू भी उन साधु बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए वहां गए। साधु बाबा के शब्दों का राजू पर ऐसा असर हुआ कि उसे भी लगने लगा कि चोरी करना उसके लिए कोई अच्छा काम तो नहीं है। एक दिन राजू अकेले में साधु बाबा के पास गया और अपने मन की बात बताई। साधु महाराज से कहते हुए वह बताने लगा, बाबा, असल में मैं एक चोर हूँ और आपके वचनों से बहुत प्रभावित हूँ। तब साधु बाबा कहने लगे, बेटा, अगर सच में मेरी बातों का तुम पर कोई असर हुआ है तो तुम चोरी जैसा गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते। राजू कहने लगा, बाबा, मुझे और कोई काम आता ही नहीं। ना तो मैं खेती करना जानता हूँ, ना ही मुझसे मेहनत मजदूरी होती है। मुझे तो एक ही काम अच्छे से आता है, चोरी करना। फिर भला मैं चोरी कैसे छोड़ दूं। साधु ने कहा, बेटा, मेरी मानो तो कुछ देने के लिए तुम मेरे साथ इसी आश्रम में रहो। अवश्य ऐसा करने से तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। साधु की बात मानकर राजू उन्हीं के आश्रम में रहने लगा और साधु बाबा की सेवा करने लगा। इस तरह करते करते 1 महीना बीत गया। राजू ने खूब मन लगाकर साधु महाराज की सेवा की और साधु बाबा भी उसकी सेवा भाव से बहुत ही खुश थे। राजू का हृदय अब पूरी तरह से बदल चुका था। राजू चोर अब रमेश्वर बन चुका था। एक दिन साधु बाबा ने कहा, राजू, तुमने सच में पूरे सेवा भाव से मेरी सेवा की है। अब मेरे यहाँ से चलने का समय आ गया, क्योंकि साधुओं को कोई एक ठिकाना नहीं होता। मैं तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारी श्रद्धा से बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। राजू कहने लगा, बाबा, अगर आप सचमुच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे पशु और पक्षियों की बोली भी समझी जा सकती है। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसी सिद्धि दीजिए, मैं भी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकूं। साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है पुत्र, आज से तुम पशु पक्षियों की भाषा भी समझ पाओगे। ये कहते हुए साधु ने राजू के सिर पर हाथ रखा। राजू कहने लगा, बाबा, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है। बाबा, आपके कहे अनुसार मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा, परंतु मेरा पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे साल में 1 बार चोरी करने की अनुमति दे दी, जिससे कम से कम मैं अपना पेट पाल सकूं। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी ये बात मैं मानूंगा। तुम साल में सिर्फ 1 बार ही चोरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये चोरी सिर्फ दीपावली के दिन ही कर सकोगे। इस दिन के अलावा गलती से भी किसी दिन चोरी करने की मत सोचना,
नहीं तो प्रणाम अच्छा नहीं होगा। राजू ने सिर झुकाकर साधु बाबा की बात को स्वीकार किया। साधु एक बार फिर से कहने लगे, बेटा मेरी एक बात याद रखना, मेरे द्वारा दी गई सिद्धि का प्रयोग अगर तुमने ईमानदारी से किया तो ठीक, वरना फिर तुम्हारा सर्वनाश भी निश्चित है। ऐसा आशीर्वाद देकर साधु महाराज किसी दूसरे गांव की तरफ निकल गए। साधु महाराज के साथ रहकर राजू के स्वभाव में अब काफी परिवर्तन हो आ चुका था, जिसके कारण उसका दोस्त गोपी भी बहुत खुश था। अब तो राजू ने चोरियां करना भी बंद कर दिया था। जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था, वह साल में केवल एक ही बार चोरी करेगा, और वह भी दीपावली के दिन। अब दोनों दोस्त मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा कर रहे थे। गोपी की एक बहन थी जो अब जवान हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो चुका था। 10-15 दिन के बाद शादी की तारीख निश्चित हो चुकी थी, परंतु गोपी जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था, उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह अपनी बहन की शादी ठीक से कर सके। अब तो उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि 10 दिन के बाद किस तरह से वह अपनी बहन की शादी में बरातियों का स्वागत करेगा, किस प्रकार बरातियों के खाने पीने का इंतजाम करेगा। वह सहायता के लिए अपने कई रिश्तेदारों के पास गया, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी। सब ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह सहायता के लिए अपने दोस्त राजू के पास गया और कहने लगा, भाई अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। तुम तो जानती हो कि मेरी बहन सुकन्या का रिश्ता तय चुका है और उसकी शादी है। मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं उसकी शादी का इंतजाम ठीक से कर सकूं। जहां तक कि बरातियों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु सब ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, कैसे भी करके तुम मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था कर दो। कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। राजू ने जवाब दिया, भाई सुकन्या सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि मेरी भी बहन है। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम तो जानती हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और केवल दीपावली के दिन ही मैं चोरी कर सकता हूँ, जबकि दीपावली आने में अभी 7 मंथ बचे हैं। अब ऐसे में क्या करूं? गोपी कहने लगा, मुझे कुछ मालूम नहीं तुम क्या करोगे, मगर किसी भी तरह मुझे 500 रुपए ला कर दो तो मेरी बहन की, नहीं तो वापस बारात लौट जाएगी। राजू कहने लगा, ठीक है भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहन की शादी के लिए धन की व्यवस्था करूंगा। मैं धन इकट्ठा करने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। अगर 5 दिन में लौट कर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। गोपी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर वापस लौट आओ। अब राजू ना चाहते हुए भी अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर निकल पड़ा। चलते चलते जब वह एक नदी के पास पहुंचा और नदी पार करने के लिए वह पानी में उतरा कि तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा और आवाज आई, अरे मित्र जरा मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो वह मंदिर का पुजारी था जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। पुजारी राजू के पास आया और उसने अपनी पोटली राजू को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे, तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई। ये सुनकर राजू एकदम चौकन्ना हो गया। उसने अपना सिर हिलाया। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। जब वे दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो एक बार फिर से पक्षी की आवाज आई। राजू ने एक बार फिर से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। फिर राजू और पुजारी नदी के पार पहुंच गए। राजू ने पुजारी को अपनी उसकी जो पोटली थी वो वापस थमा दी और फिर अपनी यात्रा पर आगे जाने के लिए, मगर पुजारी ये जानने के लिए बेचैन था कि पक्षी की आवाज सुनकर राजू क्यों बार बार अपना सिर हिला रहा था। उसने राजू से पूछा, मित्र मुझे एक बात बताओ, जब तुम मुझे नदी पार करवा रहे थे तब किसी पक्षी की आवाज सुनकर तुम बार बार अपना सिर क्यों हिला रहे थे? आखिर इसमें क्या रहस्य है? राजू ने जवाब दिया, पुजारी जी इससे आपको क्या मतलब? आपने तो नदी पार करनी थी, जो कर ली। मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते पर जाइए और मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। परंतु पुजारी वहां से नहीं गया और वह जिद करने लगा कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा और मैं जहां से नहीं जाऊंगा। राजू ने कहा, ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं
तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु यह रहस्य आप किसी और को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं बताऊंगा मित्र। राजू ने कहा, भाई मैं एक चोर हूं और मेरे मित्र की बहन का विवाह है। उसकी शादी के लिए मुझे 500 रुपए का इंतजाम करना है, इसलिए मैं चोरी करने को निकला हूं। जब हम दोनों पानी से चलने लगे तब पक्षी ने मुझसे कहा कि आपकी पोटली में सोना रखा है और मैं उससे सोना निकाल लूं, मगर मैंने सर हिलाकर कहा मैं कुछ नहीं चुराऊंगा, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए आपका हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्रता का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य था। अपने मित्र का आदर करना और उसके प्रति निष्ठा को मैं कैसे बुला सकता हूँ, क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता करने के लिए निकला हूँ। पुजारी राजू की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। राजू ने आगे कहा, जब हम दोनों नदी के बीचों बीच आ गए तब उस पक्षी ने कहा कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन मैंने फिर से इनकार कर दिया। यदि मैं ऐसा करता हूं तो अपने मित्र के साथ धोखा करता हूं और मित्र के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता मैं। अब तो राजू की बातें सुनकर पुजारी का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा, ये किस तरह का चोर है जो चोरी होते हुए भी ऐसे धर्म महात्मा वाली बातें कर रहा है। भला एक चोर होकर इसके विचार इस तरह से कैसे हो सकते हैं। उसने राजू से पूछा, भाई एक चोर होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण हैं, इतने अच्छे विचार कैसे आ गए। राजू ने बताया कि वह महीने तक एक साधु महाराज के आश्रम में रहा था। ये सब उसी का असर है। इसके बाद राजू अपने रास्ते पर चला गया और पुजारी अपने रास्ते पर चला गया। पुजारी सारा रास्ता इस धर्मी और नेक दिल चोर के बारे में ही सोचता रहा। आखिरकार एक चोर होकर वे कितना ईमानदार और नेक दिल था। नगर में पहुंचकर पुजारी सीधा राजा के महल में गया। असल में राजमहल में आज ब्राह्मण भोज था, उसका आयोजन किया गया था। वह पुजारी इसलिए राजमहल में आया था। महल में भोजन करने के बाद वह राजा से मिला तो उसे लगा कि इस चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए, मगर यह बात वह राजा से अकेले में बताना चाहता था ताकि किसी और को इस बात का पता न लगे। जब राजा अपने बगीचे में अकेले टहल रहे थे तब पुजारी मौका देखकर राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी कहानी सुनाई, किस तरह से उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी। वह चोर बहुत ही ईमानदार, धर्मी और ज्ञानी था। पुजारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, चोरी करना तो एक बहुत बड़ा पाप है। जिसने भी ऐसा किया है मैं खुद उसकी जांच करना चाहूंगा। तुम मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। पुजारी कहने लगा, महाराज मैं उस चोर का पता ठिकाना तो नहीं जानता, परंतु वैसी नगर की तरफ आ रहा था और मैं आपको उसका हुलिया और वेशभूषा बता सकता हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से उसे पहचान पाएंगे। और मुझे पक्का निश्वास है कि नगर में आते ही वह सबसे पहले शीर्ष पानी की जगह ढूंढेगा। उसके लिए वह नगर की सबसे पहली सराय में ही जाएगा। मैं पक्के तौर पर आपको कह सकता हूँ कि वह आपको नगर की सबसे पहली सराय में मिलेगा। इसके बाद पुजारी ने उस चोर का पूरा जो वेशभूषा थी, कपड़ों का रंग, सब कुछ महाराज को समझा दिया, जिससे वह चोर को देखते ही पहचान ले। चोर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद राजा ने मक्के की 2 रोटियां बनवाई और उसके एक पोटली में रखा। उसके बाद अपना वेश बदलकर और एक साधारण आदमी का वेश बनाकर वह उस सराय में जा पहुंचा। सराय में राजा ने चोर को पहचान लिया, क्योंकि पुजारी ने उसका हुलिया और उसकी वेशभूषा अच्छे तरीके से राजा को समझा दिया था। राजा चोर के पास गया और आप उससे बातचीत करने लगा। अब चोर ने राजा से पूछा, आप कौन है? तो राजा ने कहा, मैं एक चोर हूं और मैं चोरी की फ्राक में घूम रहा हूं। राजू ने कहा, भाई मैं भी एक चोर हूं, क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें। क्यों ना आज रात हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़ दें। जब रात हुई तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। तब वे दोनों दुकान की ओर गए। रामू ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया तो जोरी तोड़कर उसने 500 अपने लिए निकाले और 150 अपने साथी के लिए निकाले। उसने राजा को उसकी जरूरत समझकर 250 दे दिए और फिर कुछ खाने के लिए उसने दुकान में पड़ी हुई बोरियों की ओर देखा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। जब से वह घर से चला था तब से लेकर अब तक उसने कुछ नहीं खाया था। उसे सामने की बोरियों में कुछ सफेद सफेद सा नजर आया। रामू ने सोचा कि शायद वह चीनी है। उसने मुट्ठी भरी और अपने मुंह में डाल लिया, परंतु ये क्या, ये तो नमक था। उसने एकदम सब थूक दिया। अचानक उसने अपने साथी से दिए हुए 200 जो थे उसको पैसे दिए थे वो मांगे। अब राजा ने वे देने से इनकार कर दिया तो
राजू ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और उसने रुपए छीन लिए और उसने अपने 500 जो उसके पास थे वो भी निकाले और वापस तिजोरी में डाल दिए और फिर दुकान बंद कर दी। राजू की इस सभी हरकतों से बड़ा हैरान हुआ। एक तमाचा पड़ने के कारण बेचारा राजा चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। अब वे दोनों सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई पहले तो तुमने रुपए चुराए फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों? राजू ने कहा, मैं भूखा था और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, मगर गलती से मैंने दुकानदार का नमक चीनी समझकर खा लिया और जिसका नमक खाया हो उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, इसलिए मैं रुपए वापस तिजोरी में रख दिए। राजू चोर की बातें सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, जे चोर कैसी ज्ञान की बातें कर रहा है, ये तो बड़ा ईमानदार चोर है। अब उसे पुजारी की बात पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद राजा ने चोर से कहा, अच्छा चलो अब किसी और जगह चोरी करते हैं। जय सुनकर राजू ने राजा की एक और तमाचा जड़ दिया और कहने लगा, क्या हम सारी रात चोरियां करते रहेंगे? आज के लिए इतना बहुत है, अब कल देखेंगे क्या करना है। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और राजू चोर को खाने के लिए दी। इसके बाद राजा ने पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि अगर कल चोरी करनी है तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? राजू ने कहा, इसी सराय के पीछे मैं रात के समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद राजा अपने महल में वापस लौट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात उसी चोर के बारे में सोचता रहा कि ये किस तरह का रहस्यमय चोर है जो एक तरह तो चोरी जैसा काम करता है और दूसरी तरफ ज्ञान और धर्म की बातें करता है, और तो और तमाचा भी बड़ा तेज मारता है। अगली रात अब जब राजा एक साधारण आदमी के वेश में सराय के पीछे पहुंचा तो राजू उसे वहीं पर मिल गया। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खा पी कर मस्त हो गए तो राजा ने कहा, भाई ये छोटा मोटा खजाना हम कब तक लूटते रहेंगे, क्यों ना आज हम कोई बड़ी माल चोरी करें। राजू ने कहा, पर भाई उसके लिए क्या करना होगा? राजा ने कहा, चलो भाई आज रात हम राजा का खजाना लूटते हैं। राजू ने कहा, भाई वहां धन तो बहुत है लेकिन खतरा भी उतरा है। राजा कहने लगा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम है, क्योंकि मैं पहले राजा के महल में पहरेदार था, इसलिए अब हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। असल बात तो ये थी कि राजा राजू को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, साथ ही अपने पहरेदारों को भी परखना चाहता था कि वह लोग सावधानी से पहरा देते हैं या नहीं। जब वे दोनों राजमहल के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदार गहरी नींद में सोए पड़े थे, जबकि कुत्ता पहरेदारी कर रहा था। कुत्ता उन्हें देखकर उसने कुछ नहीं भौंका, कुछ नहीं किया और उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि वह राजा को पहचान गया था। राजा ने राजू को महल के सारे रास्ते बताए। राजू खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया। वह ताला तोड़ने लगा था, तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने लगा। राजू ने राजा से कहा, तुम यहीं पर बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूँ। इस तरह राजा खजाने वाले कमरे के बाहर खड़ा हो गया और राजू कमरे के अंदर चला गया। इसके बाद राजू ने खजाने से भरी हुई तिजोरी का ताला तोड़ दिया तो कुत्ता एक बार फिर से भौंका। उसकी आवाज सुनकर राजू ने एक बार जोर से अपना सिर हिलाया और 500 और 200 अपने साथी के निकाले। तभी एक बार फिर एक पक्षी की आवाज आई और कुत्ता एक बार फिर से भौंका। राजू ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिया और राजा के पास जाकर उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज मैं आपका चोर हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड मुझे देना चाहते हैं दे दीजिए, मगर 500 मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, नहीं तो उसकी बहन की शादी रुक जाएगी। राजा ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम कैसे जान गए कि मैं चोर नहीं हूँ बल्कि राजा हूँ? राजू ने कहा, महाराज जब मैं राजकोष का बाहरी ताला तोड़ रहा था तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता भौंकने लगा और मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती है। पक्षी कुत्ते को कह रहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो, तुम एक नमक हराम हो। कुत्ते ने जवाब दिया, परंतु जहाँ जे तो चोर के साथ स्वयं राजा ही मिले हुए हैं। उस समय मुझे उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब पक्षी ने दोबारा ये बात कही तो कुत्ते ने फिर से यही जवाब दिया, तब भी मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आया, मगर जब तीसरी बार वह यही बात कहे तो मैं समझ गया कि आप स्वयं राजा ही हो। इसके बाद रामू ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज कृपा करके 500 मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, मेरे लिए आप जो भी सजा तय करेंगे मुझे मंजूर है। अगली सुबह राजा ने अपना दरबार लगाया और सभी दरबारियों को रामजू
चोर की पूरी बात बताई। राजू को भी दरबार में पेश किया गया। राजू से पूछा, भाई बड़े ही हैरानी की बात है, एक तरफ तो तुम चोर हो परंतु दूसरी तरफ तुम ज्ञान और धर्म की बातें करते हो, आखिर ये कैसे संभव है? एक चोर ऐसी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर सकता है? जिस दुकानदार का तुमने नमक खाया उसके वहां पर तुमने चोरी नहीं की, जिस ब्राह्मण को तुमने नदी पार करवाई उसने तुम्हें मित्र कहा इसलिए तुम उसका दान पर भी नहीं चुराया, आखिर ये सब क्या रहस्य है? एक चोर के अंदर ऐसे अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं? तब राजू ने कहा, महाराज ये सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने एक साधु महाराज से सीखी है, उन्होंने मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद दिया था। असल बात तो यह है कि पहले मैं एक बहुत ही खतरनाक चोर था और आए दिन चोरियां करता रहता था, परंतु उन साधु महाराज के वचनों ने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। अब मैं साल में केवल एक बार दीपावली के दिन ही बाजार से कुछ जरूरत का सामान उठा सकता हूँ, जिसकी अनुमति मुझे साधु महाराज ने दी थी। परंतु आज मैंने अपना ही संकल्प तोड़ा क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता हूँ। अगर 3 दिन में उसके पास 500 रुपए नहीं पहुंचे तो बारात उसके घर से वापस लौट जाएगी और उसकी बहन की शादी रुक जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सारा जीवन उसे इसी कलंक के साथ जीना पड़ेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 500 मेरे दोस्त के घर पहुंचा दीजिए, वह मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा था कि 5 दिनों के अंदर अंदर दान लेकर आऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं एक राजदूत को भेजकर तुम्हारे मित्र के घर पर 500 भिजवा देता हूँ। राजा ने उसी समय अपने नेक राजदूत को राजू के मित्र गोपी के पास उसके घर भेजा। राजा के भेजे हुए राजदूत ने गोपी को बताया कि उसका मित्र महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा ने तुम्हारे लिए 500 भेजे हैं ताकि तुम्हारी बहन की शादी हो सके। गोपी ने वह रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने जे रुपए अपने मित्र से मांगे थे और मैं उसी के हाथों लूंगा, तुम जे रुपए वापस ले जाओ। राजदूत महल में वापस आ गया और उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा जो कि राजू की ईमानदारी और उसके शयों से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका था, अब राजू और उसके मित्र गोपी की मित्रता देखकर उसके मन में राजू की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। राजा ने कहा, राजू मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे मित्र को कुछ दान दूंगा ताकि वह अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सके। और फिर यही हुआ। राजा राजू के साथ उसके गांव में आया। राजू को देखते ही गोपी उसे गले से लगा लिया। राजा ने गोपी को इतना दान दिया जिससे उसकी बहन की जो शादी थी अच्छे प्रकार से हो सके। इस घटना के बाद राजा राजू को अपने साथ राजमहल में वापस ले आया और कहने लगा कि राजू, बेशक तुम एक चोर हो परंतु तुम्हारे अंदर बहुत से गुण हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी आजीविका का कोई साधन तुम्हें मिल जाए तो तुम चोरी नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आज से मेरे दरबार में गुप्तचर का काम करोगे, क्योंकि तुम पशु पक्षियों की भाषा समझते हो। इसलिए तुम जैसे गुणी और ज्ञानी आदमी की इस दरबार में बहुत ही आवश्यकता है। फिर राजू ने राजा के दरबार में नौकरी कर ली। राजा भी प्रसन्न हो गया कि राजू के रूप में उसे एक अनमोल हीरा मिल गया। अब वह समय समय पर राजा को सलाह दिया करता। इस तरह से राजू एक चोर से राजा का गुप्तचर बन गया। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है, आप जरूर करें। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।